विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में जो भारतीय संस्कृति वाला पेपर है, भारतीय संस्कृति के मूल आधार, उसका जो प्रारंभ है भारतीय संस्कृति का, वो सिंधु संस्कृति से मिलता है। सिंधु का धर्म कैसा है? वस्तुतः भारत की जो संस्कृति है उसका प्रारंभ हम सिंधु संस्कृति और वैदिक संस्कृति से ही देखते हैं। ये हमारे मूल आधार हैं जिन्होंने तब से लेकर के आज तक हमारी संस्कृति को प्रभावित किया है। मोटे तौर पर जब हम ऐतिहासिक विकास क्रम को देखते हैं तो ऐतिहासिक विकास क्रम में जो सिंधु संस्कृति है उस सिंधु संस्कृति को हम सम्मिलित करते हैं प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत। इतिहास के 3 भाग माने गए हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। तो प्रोटो हिस्ट्री वो भाग है जहां हम केवल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के द्वारा, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के द्वारा इतिहास की व्याख्या करते हैं। इसमें हमने सिंधु सभ्यता को लिया या सिंधु संस्कृति को लिया, और उसके बाद वैदिक काल से हम ऐतिहासिक फेज या ऐतिहासिक चरण को उसका प्रारंभ मानते हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है कि वैदिक संस्कृति या वैदिक धर्म क्या है। सबसे पहले तो हम धर्म की बात करें। धर्म मूल रूप से दृ धातु से बना हुआ है। संस्कृत की जो एक दृ धातु है, दृ मतलब धारण करना। यास के निरुक्त में और बाद में हम चाहे हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र की बात करें, सब जगह धर्म की व्याख्या की गई है, लेकिन सामान्य इसका मतलब ये है जो छात्रों के हिसाब से बताया जा सकता है, धर्म मतलब धारण करने वाले नैतिक नियम या नैतिक सिद्धांत, उसके साथ साथ कर्मकांड। तो धर्म के सदैव 2 पक्ष होते हैं। धर्म के 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष को हम कहते हैं कर्मकांड और एक पक्ष को हम कहते हैं नैतिक नियम या नैतिकता। अब सवाल ये होता है कि एक पक्ष और आता है जिसको हम दार्शनिक पक्ष कहते हैं। तो जब दार्शनिक पक्षों की बात आती है तो इसकी व्याख्या तो कोई व्यक्ति तब कर सकता है जब इतिहास में लिखा हुआ है। सिंधु सभ्यता, अब हम जरा इसके शुरुआती दौर की बात करते हैं। मूल रूप से सिंधु सभ्यता को हम 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 जो पूर्व सिंधु सभ्यता का काल है, यानी 2500 ईसा पूर्व से पहले का काल है। ये आपको स्लाइड में भी दिखाई दे रहा होगा, स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके 4 भाग हम कर सकते हैं। पहला भाग वो है जो पाषाण काल का है, जिसमें हम ताम्रपाषाणिक संस्कृति और नियोलिथिक संस्कृति, इन दोनों संस्कृतियों की बात करते हैं। लगभग 5000 ईसा पूर्व। इस काल में जो भारत का पश्चिमोत्तर भाग है, चाहे हम कालीबंगा का क्षेत्र की बात करें, चाहे गुजरात और मेहरगढ़ क्षेत्र की बात करें, जहाँ पर हमें सांस्कृतिक विरासत ताम्रपाषाणिक संस्कृति, नवपाषाणिक संस्कृति के रूप में मिलती है। तो पहला भाग ये है। दूसरा भाग वो है जो 3500 से 2500 ईसा पूर्व तक का है, जिसको हम प्री हड़प्पन साइट्स या पूर्व सिंधु संस्कृति का काल कहते हैं। तीसरा काल वो है जो परिपक्व सिंधु सभ्यता का काल है, जो कि आपके सिलेबस में मुख्य रूप से है। परिपक्व सिंधु सभ्यता का काल रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार 2500 से लेकर के और लगभग 1750 तक आता है। डॉक्टर DP अग्रवाल, उन्होंने रेडियो कार्बन डेटिंग, जो कि एक साइंटिफिक पद्धति है टाइम पीरियड को निकालने की, उसके द्वारा उन्होंने निकाला है। और 1750 के बाद से लेकर के 1500 तक का काल इसका डिक्लाइन फेज है, ह्रास का काल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस पूरे धर्म को समझने के लिए क्योंकि लिखित साहित्य उपलब्ध नहीं है, इसलिए पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर, किन प्रमाणों के आधार पर हम जानें, इसके लिए आप नेक्स्ट स्लाइड देख सकते हैं। आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड आ रही है, जिसमें सिंधु सभ्यता के अलग अलग स्थलों में, चाहे हम कालीबंगा है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, लोथल है, इन जगहों से हमें सील्स क्या मिली हैं। जैसे सील्स मिली हैं, करीब 3000 से ज़्यादा सील्स हमको प्राप्त हो चुकी हैं, और वो इनमें से करीब 1500 के आसपास तो मोहनजोदड़ो से मिली हैं। ये सील्स हैं। इसके अलावा ग्रेट बाथ जैसी जगहें हैं जहाँ पर रिचुअल कर्मकांड और रिचुअल स्नान हुआ करते थे। इसके अलावा कुछ सील्स ऐसी मिली हैं जिसमें पशुपति की आकृति है, या मातृ देवी की आकृति मिल रही है, या यूनिकॉर्न जो पशु है, एक श्रृंगीय पशु, उसकी आकृति मिल रही है, या कुबड़नुमा सांड की आकृति मिल रही है, बैल की आकृति मिल रही है, पशु पक्षियों की, पेड़ पौधों की आकृतियाँ मिल रही हैं। तो हमें इसको समझने के लिए जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये सारे स्रोत हैं
इस काल की संस्कृति को जानने के, सिंधु सभ्यता की संस्कृति को जानने के हमारे पास इतने तरह के सोर्सेस हम इसमें देखते हैं। अब इसके अंतर्गत सबसे पहले बात करते हैं सीलों की। तो इसको मैं पहले दो रूपों में आपके सामने दिखाऊं। सबसे पहले इसका आप एरिया देखिए सिंधु सभ्यता का। आप देख रहे होंगे ये जो सामने आपके स्क्रीन पर जो आ रहा है उसमें हमने भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग को ज़्यादा लिया है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, गुजरात है, और इधर आप देख रहे हैं कि ये वाली साइड जो है इसमें ईरान भी है, उधर उत्तर की तरफ देख रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट की तरफ यहाँ जो है सेंट्रल एशिया वाला भाग है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स है, पूरा का पूरा आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स है। ऐसा माना जाता है कि मध्य एशिया से लेकर के पश्चिम एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप के भारत वाले भाग तक एक आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स डेवलप हुआ था, और इसी आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत सिंधु सभ्यता का विकास हुआ। चाहे वो कौशल है, चाहे मार्शल है, चाहे बाद के आज के पुरातत्वविद R.S. बिस्ट जैसे लोग हैं, इन्होंने इस चीज़ की वृहत व्याख्या की है। अब ये पूरा का पूरा आप पूरा एरिया वाइज इसको देख सकते हैं। आज के हिसाब से ये एरिया करीब जाता है 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक। सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो इतने एरिया तक जाता है, और यहाँ पर हमें तरह तरह के सोर्सेज मिले हैं जिनके आधार पर हम इस संस्कृति की व्याख्या कर रहे हैं। अब पहला बिंदु इसमें आता है कि रिलीजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आता है पशुपति की मूर्ति। इस पर बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, मेंस में। एक सील मिली है मोहनजोदड़ो से जिसमें एक योगी नुमा व्यक्ति है जो पद्मासन की मुद्रा में बैठा है। उसके 2 सींग हैं, आपके सामने दिख रहा है ये। उसके जब हम ऐसे सीधे खड़े होते हैं तो दाहिनी तरफ हाथी और बाघ हैं, आपके सामने आ रहे हैं हाथी बाघ, और इस साइड में लेफ्ट साइड में गैंडा और भैंसा, और सामने ठीक सामने 2 हिरण हैं। तो इससे 3-4 चीज़ें लक्षित हो रही हैं। एक तो ये व्यक्ति योग की मुद्रा में बैठा है, तो इसे योगी भी कहा गया। दूसरी बात, इस व्यक्ति का सींग है, इस व्यक्ति का तीसरा नेत्र खुल रहा है, इस व्यक्ति के आसपास में जानवर है, योग में है, इसलिए मार्शल ने इसे प्रोटो शिव का कंसेप्ट इसके नाम से जोड़ा और इसको आदि शिव कह दिया, शिव का आदि रूप। शिव भारतीय संस्कृति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण देवता है जिसको हम संहारक देवता के रूप में मानते हैं जब त्रिदेव का कंसेप्ट लेते हैं, और जब हम वैदिक काल की बात करते हैं तो वहाँ पर रुद्र के रूप में शिव की व्याख्या आती है। तो ये बिंदु यहाँ पर प्रोटो शिव के रूप में है, तो इसे एकल देव भी कहा जाता है, इसको सबसे महत्वपूर्ण देवता भी कहा जाता है। तो जब देवताओं की बात करते हैं तो एक ये एकल देव यानी प्रोटो शिव सबसे महत्वपूर्ण है, और उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ आती है मातृ देवी और अन्य। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि जब हम प्रोटो शिव की बात करते हैं तो प्रोटो शिव के साथ साथ जब पशु पक्षियों की बात आती है तो एक ये यूनिकॉर्न आप देख रहे हैं, आपके सामने यूनिकॉर्न आया, एक श्रृंगी पशु। ये एक श्रृंगी पशु शायद है कि कोई रियलिटी में नहीं था, ये एक तरह की इमेजिनेशन थी। वैसे तो आपने सबने सुना है और आपने देखा भी है कि काजीरंगा में हमारे पास एक सींग वाला एक जानवर जिसको हम गैंडा कहते हैं वो हमको दिखाई देता है, लेकिन ये पशु कुछ इसके सामने आप आकृति से देख सकते हैं, ये कुछ इमेजिनेशन वाला पशु लग रहा है। और इसके अलावा एक कुबड़ वाला बैल भी आता है, उसकी चर्चा भी थोड़ी देर में आती है। इसके बाद सेकंड नंबर पर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है मातृ देवी। सिंधु सभ्यता के लगभग अधिकांश स्थलों से मातृ देवी की पूजा के प्रमाण मिलते हैं, हालांकि लोथल से प्रमाण नहीं मिले हैं, और कुछ जो समुद्र तटीय एरियाज़ हैं वहाँ पर मातृ देवी के प्रमाण नहीं मिलते हैं। यहाँ पर आप इन 2 देवी देवताओं की चर्चा देखें। आज की संस्कृति, भारतीय संस्कृति में भी शिव, प्रोटो शिव, शिव मूल आधार है भारतीय संस्कृति का, जिसके आधार पर शिव पुराण भी बना है, जिसके आधार पर पूरी एक तरह का संहारक देवता के रूप में शिव एकमात्र भारतीय संस्कृति का ऐसा देव है जो बेनेवलेंट भी है और मैनेवलेंट भी है, जो मंगलकारी भी है और अमंगलकारी भी है। इस प्रकार से ये जो संस्कृति का मूल आधार है शिव, ये हमें प्रोटो शिव के रूप में सिंधु संस्कृति में दिखाई दे रहा है। मातृ देवी की जब बात करते हैं तो मातृ देवी की पूजा आज भी है। जब हम उत्तर वैदिक काल के बाद से शुरू करते हैं, लगभग गुप्त काल तक देवियों का महत्व कम रहा, लेकिन गुप्त और गुप्तोत्तर काल में देवियों का महत्व बढ़ता चला गया। आज आप और हम देखते हैं कि आज दुर्गा पूजा के अवसर पर
पूरा बाजार खिला हुआ रहता है। यहाँ तक कि जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो उसमें भी भारतीय उपमहाद्वीप की, खास करके भारत की, उत्तर भारत की एक अलग तस्वीर नजर आती है। तो मातृ देवी के 3 रूप आज की संस्कृति में बताए जाते हैं। एक उग्र रूप होता है, एक सौम्य रूप होता है, एक काम रूप होता है। काम रूप कामाख्या, गुवाहाटी के पास में कामाख्या देवी का मंदिर है। दुर्गा रूप इसका उग्र रूप है। शांत रूप आप जानते हैं, आप चाहे मनसा देवी की बात करें, चाहे राजस्थान में देवियों का कोई भी रूप आप देखिए तो उसमें देवियों के अंततः तो ये बोला गया कि देवियों के 64 रूप होते हैं। जबलपुर के पास में एक मंदिर है जिसे 64 योगिनी का मंदिर कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जब हम अन्य देवी देवताओं की, ये आपके सामने एक कुबड़ वाला बैल, ये पिक्चर आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये बड़ा लोकप्रिय पशु है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि गाय की पूजा जो वैदिक काल के बाद हमें बहुत प्रचलित होती है दिखाई देती है, और आज की डेट में भी इतनी प्रचलित है कि हम उत्तर भारत के कुछ राज्यों को काऊ बेल्ट के रूप में जानते हैं। लेकिन यहाँ पर बैल महत्वपूर्ण है, ये कुबड़ वाला बैल ये महत्वपूर्ण है, ये लोकप्रिय है। इसके उपरांत और अन्य अगर बिंदुओं को देखते हैं, अग्नि पूजा के प्रमाण, ये अग्नि पूजा के प्रमाण आपके सामने ये पिक्चर आ रहा है। ये कालीबंगा और खास करके लोथल जो जगह हैं जहाँ से फायर अल्टर्स पाए गए हैं, अग्नि वेदिकाएँ, ये अग्नि वेदिकाएँ, इनको जब हम बात की संस्कृति में हम देखते हैं, आज की डेट में भी देखते हैं, वैदिक काल में कोई भी यज्ञ ऐसा नहीं है जो बिना अग्नि के होता हो। देवताओं का आह्वान करने के लिए अग्नि का होना आवश्यक था, इसलिए अग्नि को भी एक देव के रूप में मान लिया गया। और वैदिक काल में तो हम देखते हैं कि अग्नि को द्वितीय स्थान प्राप्त हो गया। हमारी संस्कृति में यह भी माना गया है कि 5 तत्वों से ये शरीर मिलकर बना है। अग्नि उसका एक महत्वपूर्ण भाग है। इस प्रकार से अग्नि वेदिकाएं या अग्नि पूजा या किसी प्रकार का अग्नि संबंधी कर्मकांड के प्रमाण हमें सिंधु सभ्यता में मिलते हैं। इसके अलावा जब हम अन्य देवी देवताओं, अन्य पूजा के विश्वासों की बात करते हैं तो जल पूजा, पशु पक्षी पूजा, पेड़ पौधे, भूत प्रेत, प्रतीक, ताबीज, आज की भारत की संस्कृति में जितने तरह के पूजा करने के तरीके हैं, जितने तरह के सांस्कृतिक आयाम, धार्मिक आयाम हैं, वो सब हमें सिंधु में मिलते हैं। इसलिए सिंधु संस्कृति को भारतीय संस्कृति का मूल आधार कहा गया। अमावंत नाम की एक किताब है जो अभी लेटेस्ट, अभी पिछले साल आई है, उपाध्याय साहब ने लिखी है। उसमें कहा गया है कि क्या वैदिक संस्कृति से पहले हमारी कोई सनातन संस्कृति थी? तो वो संस्कृति थी अमावंत संस्कृति, जिसकी चर्चा उन्होंने की है। तो जब 1 बाय 1 हम देखते हैं, जल पूजा की चर्चा हमें लगभग सब जगह मिलती है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास ग्रेट बाथ से मिलता है, यानी विशाल स्नानागार, मोहनजोदड़ो का महान जो विशाल स्नानागार है, वहाँ से हमें जल पूजा के प्रमाण मिलते हैं। इसी प्रकार से पशु पक्षी, अभी तक मैं आपको कुबड़ वाले बैल की चर्चा कर चुका हूँ। पक्षी एक फाक्ता नाम का पक्षी है जिसकी पूजा के जो सील्स हैं उनमें प्रचलन में उनका दिखाई देता है। पेड़ पौधे, जैसे हम कहते हैं कि शमी वृक्ष की वो पूजा करते थे, पीपल की पूजा करते थे। शमी वृक्ष जिसको अपने राजस्थान में खेजड़ी बोलते हैं, उसको शमी वृक्ष बोला गया है। इसी प्रकार से भूत प्रेत में उनका विश्वास है, भूत प्रेतों में उनका विश्वास है। प्रतीक पूजा जिसको हम स्वास्तिक कहते हैं भारतीय संस्कृति में, उस स्वास्तिक का मूल रूप हमें सिंधु सभ्यता में दिखाई देता है। ताबीज हैं, और यहाँ तक कि एक चीज़ और भी आती है इसमें, प्रजनन अंगों की पूजा। प्रजनन अंगों की पूजा, स्त्री पुरुष दोनों के प्रजनन अंगों का प्रतीक बना करके उनका पूजा किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ से नाग पूजा के प्रमाण मिलते हैं, सर्प पूजा। नागपंचमी आज भी हमारे देश में, हमारी संस्कृति में मनाई जाती है। इसलिए भारतीय संस्कृति का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जो सिंधु सभ्यता में हमें दिखाई दे। हम एक एक करके कोई भी बिंदु देख लें, वो आज भारतीय संस्कृति में है। उदाहरणार्थ हम जल पूजा की बात करते हैं तो हमारे यहाँ आ जाता है गंगा स्नान। गंगा स्नान आप सब लोगों ने सुना होगा कि हम जब
किसी भी कुंभ की बात करते हैं, कुंभ और कुंभी दो शब्द आते हैं, कुंभ कुंभी है, गंगा स्नान है, ये हमारे यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु बन गया, संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण आयाम बन गया और इसको जोड़ दिया हमने गंगा स्नान से या और अन्य तरह की जल पूजाओं से। जब हम पशु पक्षी की बात करते हैं तो हमारे देश की संस्कृति में बायोडाइवर्सिटी दिखाई देती है। आप देखेंगे कि शिव हैं तो शिव के साथ कुछ जीव जुड़े हुए हैं, सांप भी जुड़े हैं तो उनके साथ बैल है। जब हम छोटे से छोटे जीव की बात करते हैं तो इतने बड़े गणेश जी और इतना छोटा सा उनका चूहा, शिव के साथ नंदी। जब हम विष्णु की बात करते हैं तो उनके साथ एक गरुड़ राज, नाम दे दिया गरुड़ राज। तो ये जो पशु पक्षी है, इसलिए कहा गया भारतीय संस्कृति में जीव जंतुओं को देवताओं के साथ ऐसा समायोजित किया गया है कि वो बायोडाइवर्सिटी का पहला उदाहरण मिलता है। तो ये निरंतर प्रक्रिया, तो चाहे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को आप देखेंगे हमारी संस्कृति के साथ जोड़ा गया। आज हम देखते हैं कि पेड़ पौधे हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं। अब इतिहास की एक नई ब्रांच ही शुरू की जा रही है जिसको हम इकोलॉजिकल हिस्ट्री कहते हैं, पर्यावरणीय इतिहास लेखन। तो इस प्रकार से ये पूरा जो धार्मिक परिप्रेक्ष्य हमको दिखाई देता है, जो हमें प्रमाण मिलते हैं, इन प्रमाणों के आधार पर हम इतिहास को जानने का, विशेष रूप से इस काल के इतिहास को जानने का प्रयास देखते हैं। और एक बात, एक आपके सामने एक चीज़ और आ रही है, ये विश्वास है। ये एक लोथल की तस्वीर है जहाँ पर दो कंकाल मिले हैं जिनको एक साथ दफनाया गया है, स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। अब एक शब्द इसमें आता है कि यहाँ लिखित तो कुछ है नहीं, ये हम अनुमान लगा रहे हैं। ये कंकाल एक स्त्री और पुरुष का लग रहा है, इस कारण से लगता है कि ये जीवन साथी रहे होंगे। इसलिए कुछ लोगों ने कह दिया कि जो सती प्रथा के प्रमाण है वो यहाँ से रहे होंगे, हमारे देश में यहाँ से सती प्रथा के प्रमाण आ रहे हैं। तो इस प्रकार जो सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है, धार्मिक परिप्रेक्ष्य है, उस सिंधु सभ्यता का हमें यहाँ के विविध स्रोतों से, पुरातात्विक स्रोतों से हमको देखने को मिलता है। और यही संस्कृति के जो आयाम है हमें बाद में पल्लवित होते हुए परवर्ती काल में दिखाई देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।